मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी का प्रोग्राम साहित्य दर्पण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आज का हमारा ये कार्यक्रम है। आज हमारे साथ हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर और हिंदुस्तान अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मिश्र। आज पूरा बनारस जिस तरह से शिवरात्रि में पूरा बनारस शिवमय हो जाता है, उसी तरह से पूरा बनारस प्रेमचंदमय हो चुका है। जगह जगह हर जगह बनारस में कहते हैं कि बनारस में प्रेमचंद उत्सव मनाया जाता है। सारे अदबी लोग, सारे साहित्यकार लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। यहाँ तक कि आप जगह जगह चले जाइए, कहीं भी किसी भी मंच पर कहीं प्रेमचंद से लेकर संवाद हो रहे हैं, परिचर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं बूढ़ी काकी, ईदगाह और बड़े घर की बेटी वगैरह जैसे नाटक का मंचन हो रहा है। तो आज हमारे लिए इस मंच पर बातचीत करने के लिए दो विभूतियां जुड़ी हुई हैं। सर, मैं आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। धन्यवाद। और दूसरे अरविंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अरविंद भैया जी, आपका ये शायद ये मोड चेंज हो गया है। हाँ जी सर, आप किस तरह से इस उत्सव को देखती हैं प्रेमचंद का? अवधेश सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप प्रेमचंद उत्सव को देखते हैं, बनारस को देखते हैं, लमही को देखते हैं? जी शबनम, प्रेमचंद का बनारस के लिए तो बहुत बड़ा महत्व है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे बड़े हिंदी उर्दू बोलने और लिखने वाले बड़े समाज में आधुनिकता की रोशनी लाने वाले नवजागरण के वे बहुत भारी अग्रदूत हैं। और फिर उनका महत्व भारतीय साहित्य के लिए भी है कि कथा साहित्य में यथार्थवाद का उन्होंने सूत्रपात किया और इस दृष्टि से समूचा भारत उनके महत्व को स्वीकार करता है। और इसलिए वे चूंकि बनारस के हैं, तो हम सब लोगों के लिए ये बेहद गर्व की और गौरव की बात है। और प्रेमचंद के बाद साहित्य की कोई भी धारा ऐसी नहीं रही है जो प्रेमचंद की इस विरासत का असर अपने ऊपर महसूस न करती हो। लेकिन इससे भी बड़े गौरव की यह बात है कि वे किसानों के संसार के सबसे बड़े कथाकार हैं और इस दृष्टि से उनका महत्व विश्व साहित्य के पटल पर भी अपने ढंग का अनूठा है। और प्रेमचंद इसी दृष्टि से उनकी केवल जयंती ही नहीं, बल्कि उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी जीवनी, उनकी स्मृतियां और रचनाओं के रूप में जो विरासत छोड़ गए हैं, वो सब का सब चूंकि हमारी थाती है, जैसे एक पूर्वज दे के जाता है, उस तरह से वे हमें यह थाती दे गए हैं। तो इस दृष्टि से प्रेमचंद की जयंती एक सामान्य साहित्यिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि वे हमारा जन जागरण में भी, सांस्कृतिक जागरण में भी नेतृत्व करते से मालूम होते हैं। और किसान जो भारतीय जीवन की
नियति को निर्धारित करता है। उस किसान वर्ग के वे सबसे बड़े कथाकार हैं। तो इस दृष्टि से प्रेमचंद की जयंती, उनका स्मरण एक आईने की तरह हमारे सामने आता है, एक बहुत बड़े आईने की तरह, जिस आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने अतीत को भी ठीक ठीक समझ पाते हैं, अपने वर्तमान की भी गुत्थियों को समझ पाते हैं, और जाहिर है कि तब भविष्य के लिए भी बहुत कुछ प्रेमचंद के संकेतों से हमें सूझता है। इसलिए प्रेमचंद की जयंती को मैं इसी रूप में देखता हूं। वो हमारे पूरे हिंदी समाज का सांस्कृतिक उत्सव है, न केवल साहित्य में काम करने वालों के लिए, बल्कि पूरे हिंदी समाज के लिए, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, मध्य वर्ग हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, यहाँ तक कि राजनीति में और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए प्रेमचंद आधुनिक नवजागरण के पुरोधा होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे बंगाल के लिए रविंद्रनाथ, जैसे तमिलनाडु के लिए सुब्रमण्यम भारती, जैसे रूसी साहित्य के लिए तोल्स्टॉय, चेखोव और गोर्की, अंग्रेजी साहित्य के लिए जैसे शेक्सपियर, उसी तरह से प्रेमचंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाते हैं। साहित्य के भीतर से वे एक बहुत बड़े सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर कि हमारे लिए एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ है, क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसा कहानीकार है जिसके सभी किरदार आज भी जीवंत हैं। बिल्कुल। उनके किरदार बड़े बड़े घरों में, कोठियों में बैठे हुए सिगार पीते हुए नहीं, बल्कि मजबूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेवा हैं और झोपड़ियों में रहने वाले फाकाकश किसान हैं। पेड़ों के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लम्हे के जीवंत किरदार हैं उनके। तो किस तरह से सर साहित्य में जब आज हम बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में आप उस चिमटे को किस तरह देखते हैं जो दादी से दुआना लेकर के पोता जाता है लेने के लिए ईदगाह? प्रेमचंद इस मामले में नायाब हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य के भीतर वो एक अकेला महान साहित्यकार है जो आधुनिकता और यथार्थवाद का प्रवर्तक है। यानी हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य की धाराओं के लिए वो टर्निंग पॉइंट हैं, जहां से साहित्य हकीकत से जुड़ता है, जीवन से जुड़ता है, आजादी की लड़ाई से जुड़ता है और मेहनतकश इंसान के भविष्य से जुड़ता है, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के सपनों से जुड़ता है। तो इस दृष्टि से वह देखिए तो दो भाषाओं को एक साथ जोड़ने वाला एक महान साहित्यकार है। यानी कि वो लिखना तो उर्दू में शुरू करते हैं और वो उनके लिए ज्यादा स्वाभाविक है क्योंकि उनकी सारी ट्रेनिंग उर्दू की थी। हिंदी में आने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो खैर वो किस्सा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन असली बात यह है कि जैसे बाल्जाक के लिए कहा जाता है
कि एक फ्रांस वो था 19वीं शताब्दी का जिसे इतिहासकारों ने दर्ज किया, सांख्यिकी विदों ने, राजनेताओं ने, दूसरे लोगों ने अपने तथ्यों के माध्यम से, ब्यौरों के माध्यम से फ्रांस के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन बाल्जाक ने अपने उपन्यासों के जरिए दिखाया कि असली फ्रांस ये है। उस फ्रांस में जो सामंती, अभिजात, कुलीन रईसों का वर्ग है, कैसे वो एक छीजता हुआ वर्ग है, उसकी भूमिका अब समाप्त होने वाली है और वह नई उठने वाली ताकतों को भी दिखला देता है। वैसे ही प्रेमचंद असली हिंदुस्तान को हमारे सामने पेश करते हैं। दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों ने भी हिंदुस्तान को प्रेमचंद के कथा साहित्य के माध्यम से ठीक ठीक समझा, क्योंकि आपने किरदारों का नाम लिया, उसमें सभी वर्गों के किरदार हैं, चरित्र हैं, स्त्रियां और दलित और अछूत गरीब वर्गों से आने वाले लोग हैं जमींदार भी हैं, कुछ मिल मालिक भी हैं, नया शिक्षित समाज भी है। लेकिन प्रेमचंद की निगाह बिल्कुल जो जमीनी हकीकत है, जो राष्ट्रीय जीवन के लिए भौतिक साधनों का निर्माण करते हैं, अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनकी जिंदगी किन परिस्थितियों के बीच से गुजर रही है। तो कर्ज, लगान और ऊपर से जमींदारों के कारिंदों से लेकर के बाकायदा अत्याचार की एक कहना चाहिए कि सीढ़ी दर सीढ़ी व्यवस्था थी, जिसमें यह वर्ग, खास तौर पर किसान, पीढ़ी दर पीढ़ी पिसता रहता था, कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। और सबसे बड़ी चीज, बच्चे, बहुत कम लोग होंगे जिनके यहाँ बच्चे भी उसी तरह से साहित्य में आते हों और उतने ही जीवंत हों। दूसरे, किसान जिस जीवन परिवेश में रहता है, उनके बैल, उनके मवेशी, बाग बगीचे, खेत, ये सारी की सारी परिस्थितियों के साथ जो जीवन आता है वो इतना विश्वसनीय है और उतनी ही विश्वसनीय है उनकी भाषा, बिल्कुल आम फाम भाषा। वो चाहते तो भोजपुरी के अवधी के संवाद डाल देते, शुरू की रचनाओं में क्यों अवधी के संवाद उन्होंने डाले हैं, क्योंकि लखनऊ के आसपास अवध के इलाकों में उनका रहना बहुत हुआ था। लेकिन उन्होंने वो भाषा चुनी जो दूर दूर तक समझी जा सके और सरल हो। यानी हिंदी और उर्दू की जो कसौटी है वो बोलचाल की कसौटी है। बड़े बड़े स्कॉलर्स की उर्दू और हिंदी में फर्क होता है। एक और संस्कृत का बोझ होता है, दूसरी ओर फारसी और अरबी का बोझ बढ़ता जाता है, तो पांडित्य निखरता है, स्कॉलरशिप। लेकिन उन्होंने जीवन को पकड़ा, क्योंकि जो लोग बोलते हैं उर्दू या हिंदी, वो बोलचाल एक होती है। इस बोलचाल की हिंदी को उन्होंने पकड़ा और उसके जरिए एक पुल बनाया, एक भाषा सेतु का निर्माण किया, जिस पर से हिंदी उर्दू बोलने वाला जो पूरा समाज है वो गुजरता हुआ दिखाई देता, गतिशील समाज दिखाई देता है। कमरों में बंद लोगों की बहसों में वो जिंदगी नहीं आती,
जिंदगी अपनी पूरी धड़कन के साथ आती है। और आपने ईदगाह का बहुत सही नाम लिया। ईदगाह एक उत्सव है, मेला है, लेकिन मेले में भी कुछ आवाजें अकेली होती हैं और उनको एक संवेदनशील हृदय ही सुन सकता है। उस खुशी में, उस शोर शराबे में, उस रंगीन दुनिया के भीतर उन्होंने एक बच्चे को चुना। और ये एक अजब बात है, ये दृष्टि एक फकीर में होती है, संत और महात्मा में होती है, जो तमाम रंगीनियों के बीच जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको देख लेता है। उसी तरह से उन्होंने बच्चे को चुना और ईदगाह के मेले में, जहां रंगीन चश्मा लगा के बच्चों को सारी दुनिया रंगीन नजर आती है, कोई अपने खिलौनों में, कोई मिठाइयों में, कोई सर्कस में, कोई किसी चीज में, सभी मस्त हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक बालक है, इस पूरे मेले और तमाशे में एक बच्चा है जो अपनी गरीबी के साथ आया है, अपनी दादी अम्मा के दुखड़ों की यादें लिए हुए आया है और उसके जेब में दादी अम्मा की बचत से जुगा के रखे हुए कुछ पैसे। तो एक बच्चे को उन्होंने दिखाया कि वो कितना समझदार है। उस पूरे मेले में वो एक अकेला बच्चा ही है जो समझदार है, जो जिंदगी को बहुत गंभीर, बहुत संजीदा तौर पर देखता है और उसको उस पैसे का सच्चा उपयोग, वो कहीं से गांधीवाद का उपदेश नहीं देते। प्रेमचंद की एक खासियत है, अपनी रचनाओं में वो उपदेश नहीं देते, बस वो झलक दे देते हैं और उससे इशारे मिलते हैं। जो सजेशन का आर्ट है ना, संकेत की कला, प्रेमचंद को उसमें महारत हासिल है। और वो संकेत यही है कि वो बच्चा बड़ा भी उतना जिंदगी के प्रति गंभीर नहीं हो सकता जितना कि वह बच्चा है। और वो दादी अम्मा की उंगलियां जल जाती हैं रोटी उतारते हुए, इसलिए वो चिमटा खरीदता है। और फिर लौटते हुए बच्चों के बीच जो अपने अपने दावे हैं कि हमारा खिलौना, हमारा बाघ, हमारा वकील, हमारा हाथी, और उस बहस में लड़का वो चिमटे को खड़ा करता है कि चिमटे से बढ़कर कोई नहीं। प्रेमचंद ने वहां बहुत ही एक जबरदस्त सांकेतिक वाक्य दिया है। उन्होंने कहा है कि उसने चिमटों से, अपने चिमटे से प्रहार करके एक एक करके उनके शेर, हाथी, वकील को गिरा दिया। सब टूटे फूटे जमीन पर गिरे पड़े थे और उन सबके बीच चिमटा एक विश्व विजेता सिकंदर की तरह खड़ा था, रुस्तमे हिंद की तरह। अब यहां कहानी एक रूपक बन जाती है। एक भारत जिसकी जेब में पैसे कम हैं, धन कम है, लेकिन समझदारी है, समझदारी है। और वो उस सच्ची समझ के जरिए रुस्तमे हिंद, वह विजेता हो सकता है। तो शमशेर की एक कविता है, हम हैं हारे हुए आज के लेकिन कल के विजेता। तो ये जो कहानी में कहते हैं अमृत राय ने कि उनकी कहानियां वर्ल्ड क्लास की कहानियां हैं। कुछ ही कहानियां अगर आप चुनना हो तो 5 कहानियां कम से कम चुन के आप दुनिया की अच्छी कहानियों के बीच रख सकते हैं। तो ये प्रेमचंद की विशेषता है कि उन्होंने जीते जीते जागते हिंदुस्तान के किरदार को, चरित्रों को अपनी कहानियों में जिंदा किया और उनके माध्यम से आज भी हम उस हिंदुस्तान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जीवन को उन्होंने पकड़ा। यही वजह है कि जीवन को पकड़ा, तभी उनके सारे किरदार जीवंत हैं आज। और दूसरी बात कि जिस तरह से उर्दू अरबी फारसी के बोझ से बोझिल भी हो जाती है, हिंदी संस्कृत के बोझ से बोझिल हो जाती है, लेकिन हाँ, उसमें पांडित्य दिखता है, उसमें स्कॉलर दिखते हैं कि हाँ, वाकई में उनमें अहलियत है, उनमें काबिलियत है।
लेकिन प्रेमचंद तो अरबी फारसी के भी जानकार थे, अच्छी फारसी जानते थे। बावजूद इसके कि उस जमाने में जबकि फारसी का चलन था, तो उसमें भी वो कितनी आसानी के साथ कहानियों को बयान कर देते थे। जैसे लगता था कि उनकी कहानियों को पढ़कर लगता है कि एक आम इंसान ने, जो कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसने कोई बारीक बात कह दी है, क्योंकि शब्दों से उन्होंने नहीं खेला है। उन्होंने शब्दों से नहीं खेला है, उन्होंने आम जबान में अपनी बातें की, क्योंकि वो चाहते थे, उनका मकसद था कि सरमाएदाराना निजाम पर ज़र्ब-ए-कारी लगाना उनका मकसद था। और जब सरमाएदाराना निजाम, एक मिनट, अरविंद मिश्रा जी, तो सरमाएदाराना निजाम पर उनका ज़र्ब लगाना था, उस पर चोट करनी थी, क्योंकि एक तरफ किसान जो गरीब है गरीब होता जा रहा था, अमीर है वो अमीर होता जा रहा था। उस जो मसावात पर उनको जोर देना था। वो चाहते थे कि कलम से निकली हुई चीज जो हमारे दिल से निकल रही है, वो सीधे जाकर दिल को जाके टकराए और असर करे, समाज में एक इनकलाब पैदा हो, और हुआ भी। तो सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात को भी रखा कि चिमटा वाकई में कि एक किस तरह से सारी चीजों, हाथी घोड़े सबको वो गिराता हुआ चला जा रहा था, और अपने में वो एक सिंबॉलिक चिमटा था। प्रेमचंद ने एकदम एक चिमटे को बयान करके, जी, एक सिंबॉलिक चिमटा बयान किया, उसको एक किरदार बना दिया इस जीवन, उस चिमटे को भी, कि ये कितना सिंबॉलिक है, इससे हम क्या कर सकते हैं। खैर, तो मैं चाहूंगी कि इस वक्त अरविंद मिश्रा जी का बार बार नेट भी डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं और बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि पहले इनकी तरफ भी अब मैं आ जाऊं, क्योंकि कब इनका नेटवर्क चला जाए वो भी मुश्किल हो जाएगा। और इनसे इस वक्त बहुत अहम बात भी करनी है, क्योंकि बनारस उत्सव मना रहा है, लमही पूरा सजा हुआ है, और लमही को हेरिटेज विलेज घोषित किया जा चुका है। उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं लमही को लेकर के। लेकिन क्या हम उस लमही को उस आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आज के डिजिटल गांव में उस लमही को हम खोज पाएंगे, उसको हम देख पाएंगे? क्योंकि हमको तो वही लम्ही चाहिए जो प्रेमचंद का लम्ही था, वही एटमॉस्फियर कि हम पहुंचकर प्रेमचंद की दुनिया में खो जाएं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद मिश्रा जी। अरविंद जी, मैं लम्ही पर चाहूंगी कि आप कुछ रोशनी डालें। क्या बनारस वाले, या जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, जो अदबी दुनिया के लोग जो आज उत्सव मना रहे हैं, क्या इस तरह का जो माहौल है वहाँ पे लमही में, उससे हम इत्तेफाक रखते हैं, या कितना सार्थक होगा हमारे लिए? क्योंकि लमही वो न सिर्फ प्रेमचंद की लमही है, बल्कि वो पूरे उर्दू हिंदी अदब की विरासत है वो। जी जी देखिए, लमही को सबसे पहले मैंने तब जाना जब मैंने हाई स्कूल की कक्षा में मंत्र नाम का पाठ पढ़ा। और मंत्र पढ़ने के बाद जब हमारे कक्षा में हमारे टीचर थे राम सागर मिश्रा जी, वो जिस आत्मीयता के साथ उस चैप्टर को पढ़ाए थे, वो चैप्टर पढ़ने के दौरान मैं कक्षा में बैठे बैठे लम्ही पहुंच गया था, और मैं वो डॉक्टर चड्ढा और भगत और इन जितने भी किरदार थे उनको मैं कल्पना कर रहा था। और उस दिन विद्यालय से लौटने के बाद मैंने अपने पिताजी से, स्वर्गीय पंडित अशोक मिश्र सामयिक जी से कहा कि मैं लम्ही जाना चाहता हूँ, मैं लम्ही देखना चाहता हूँ। तो पिताजी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कि तुमको अचानक क्या हो गया? हमने कहा आज स्कूल में सर ने हम लोगों को मंत्र पढ़ाया है और उसका कुछ हिस्सा पढ़ाए हैं आज, और बाकी कल पढ़ाएंगे, लेकिन जितना भी पढ़ाए और जो कुछ भी, वो मेरा प्रेमचंद जी से एक समझ लीजिए प्रथम परिचय था। कक्षा 9 में मैं उस समय था। और तो ठीक है, पिताजी ने कहा कि उस समय बनारस की ये बात 87-88 की है। उस समय लमही विशुद्ध रूप से गांव हुआ करता था। मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे अकेले जाने की इजाजत नहीं मिली, और पिताजी के पास इतना वक्त नहीं, मुझे ले जाते, खुद ले जाते अपने साथ। तो 87 में जो मेरी जो अंदर एक मन में
भावना फूटी थी, मुझे लमही जाना है। आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है, और मैं अपने नाज़रीन कम आ रही है। कम है। मैं अपने नाज़रीन से भी चाहूंगी कि अगर कम उन लोगों को भी सुनाई दे रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए। कुछ लगता है सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है। अब ठीक ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक। एक मिनट सर, आवाज ठीक है, आ रही है। अब आप बिल्कुल ठीक है। तो कुछ स्टैंड में गड़बड़ी है, वो टेढ़ा हो जा रहा है बार बार। तो जो 87 में जो मेरे मन में अंदर एक भावना आई थी कि मुझे लमही जाना है, उस सपने को सच करने के लिए मुझे 10 साल और प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1997 में जब मैंने आज अखबार ज्वाइन किया एक पत्रकार के रूप में, और वहां उस समय हमारे जो इंचार्ज थे शुभाकर दुबे जी, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े खेल पत्रकार, उन्होंने मुझसे एक दिन इसी जुलाई के महीने में कहा कि प्रेमचंद जयंती आने वाली थी, तकरीबन 10-15 दिन पहले उन्होंने कहा कि तुम कभी लमही गए हो? मैंने कहा नहीं। क्या जाना चाहते हो? हमने कहा बिल्कुल। तो क्या ठीक है, जाओ और रिपोर्ट करके आओ। आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था उस दिन कि मैं उस समय विश्वनाथ गली में रहता था, दशाश्वमेध में, वहां से मैं अपनी पुरानी साइकिल से मैं लमही गया। उस समय मेरे पास साइकिल ही मेरी राजदूत, मेरी कुछ हुआ करती थी। और लमही गांव में प्रवेश करने के पहले, जब मैं उस समय, वो न तो उस तरह का द्वार था न उस तरह की, बिल्कुल एक मतलब पांडेपुर चौराहे से आगे बढ़ने के बाद दोनों तरफ खेत ही खेत दिखाई देते थे। जो पूरी की पूरी बस्ती बस गई अब तो लमही तक, पहले ऐसा नहीं था, दोनों तरफ थे। और जब मैं लमही के द्वार पर खड़ा था, जहां आज का द्वार हुआ है, मैं वहां जब खड़ा था तो मैं कुछ देर तक अंदर जाने के पहले वहीं रुका रहा। मैं उस रास्ते को, उस दिख रहा था, उसको मैं भरपूर महसूस कर रहा था उस समय कि मुंशी जी इस रास्ते से आते रहे होंगे, यहाँ इस चौतरे पे बैठते रहे होंगे, कभी इस पेड़ के नीचे भी खड़े हुए होंगे। और जब मैं आगे बढ़ने लगा तो मैं एक एक चीज को, मतलब साइकिल से मैं चलते हुए नहीं गया, बल्कि साइकिल को पैदल लेके मैं चल रहा था। और जो भी रास्ते में इस तरह की चीज दिख रही थी जहां मुझे लगता था कि मुंशी जी यहाँ बैठे होंगे या यहाँ खड़े हुए होंगे या यहाँ इसकी टेक लगा के इस तने की खड़े हुए होंगे, मैं उन चीजों को स्पर्श करता जा रहा था। एक मेरे अंदर रोमांच था। और जब मैं मुंशी जी के घर पर पहुंचा और उनके घर की जो स्थिति मैंने देखी, उस मुझे आज भी याद है कि कुआं जो है मुंशी जी के घर का, कुआं के ठीक पीछे वाली जो दीवार है, उस पर एक विज्ञापन लगा हुआ था। और वो विज्ञापन एक किसी कोचिंग सेंटर का था, नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस पर, उस दीवार, वो विज्ञापन देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ था कि मुंशी जी के घर को जिसको सजा के संवार के रखना चाहिए था, उसको हमें अपनी जिम्मेदारी मानना चाहिए था, उसकी तरफ से हम सब मुड़ गए। और उस दिन पूरा दिन लगभग मैं लमही में रहा। मैकू, घीसू, जियावन, शंकर, अमीना, ये जो पात्र थे मुंशी जी के, पात्रों के घर तक मैं गया। मैंने उनके घर, ईदगाह जो थी उस समय कच्ची थी या पक्की हो गई है वो ईदगाह भी, जिस पर मुंशी जी ने वो ईदगाह कहानी लिखी थी, मैंने हर चीज को बिल्कुल बहुत करीब से जाकर महसूस करने की कोशिश की। और वहां से लौट के मैंने 5-6 दिन लगातार सीरीज लिखी थी आज अखबार। वो 97 का लमही धीरे धीरे हर साल में एक जाने लगा। शहर के तमाम साहित्यकार, नाटक मंडली के लोग वहां 31 को आते मिला होगा, स्फूर्त एक लगता था जो मुंशी जी के घर से लेकर जो है गांव का, वहां तक पूरा पूरा मजमा हुआ करता। ये सारी चीजें चलती रही, मैं हर साल आता रहा। मगर इसी बीच जो एक घटनाक्रम हुआ
2005 के आसपास, और बड़ी खामोशी अरविंद भैया आवाज फिर आपकी बहुत कम आ रही है। अरविंद भैया आपकी आवाज फिर कम बहुत आ रही है। फोन आ गया है, वो बार बार फोन आ रहा है, इसलिए ये आवाज दब जा रही है। मैं फोन के कटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसको वहीं से डिस्कनेक्ट आप कर दीजिए फोन को। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, कुछ फोन आते हैं जिसको मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी संपादक जी का फोन आ रहा था, मैं उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता था, तो वो पूरी तो मैं कह रहा 2005 में एक घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम अब उजागर हुआ जाके, जब मैं इस बार पिछले 5 दिन पहले मैं लम्ही गया और वहां पर जाके मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने वहां के मुझे बताया कि 2005 में कर्नाटक ने कुछ काम किया था, आपको उस पर भी काम करना चाहिए। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैं खुद ने जाना कर्नाटक ने क्या किया काशी के लिए और लम्ही के लिए। मैंने संपर्क करना शुरू किया, तो मैंने पाया ये कि एक जो आम धारणा है हमारे बीच, उत्तर भारतीयों के बीच, कि दक्षिण भारत में हिंदी की बड़ी अवहेलना है, बड़ी उपेक्षा है, हिंदी वालों को पसंद नहीं करते, इस तरह की जो धारणा है, वो धारणा अचानक मुझे टूटती सी, बिखरती सी दिखाई दी। जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदी भाषी के लिए प्रेरक है। कर्नाटक में 2005 में बेंगलुरु के बिशप कॉटन वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज, जो डिग्री और इंटर दोनों सेक्शन चलते हैं, उस कॉलेज में कक्षा 12 की छात्राएं हिंदी का चैप्टर पढ़ रही थी, और चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी का लिखा हुआ आलेख लम्ही मुंशी प्रेमचंद का गांव, ये आलेख आया जा रहा था। उनके टीचर प्रोफेसर विनय कुमार यादव, जो मूल रूप से बिहार के हैं और उनके पिताजी मिलिट्री सर्विस में थे, तो वो लगातार घूमते हुए वो बेंगलोर में ही बसे, वहीं पर शिक्षण हुआ उनका, वहीं पर वो पढ़ाते भी हैं। वो ये चैप्टर पढ़ा रहे थे बच्चों को, लड़कियां स्तब्ध होके सुन रही थी उनकी उस लेख में लिखे हुए एक एक शब्द को, जो मुंशी जी के घर की दुर्दशा का जो चित्रण था, उनके आवास की जो जर्जरता का जो चित्रण था, उसको सुन के लड़कियां हतप्रभ थी, अवाक होके वो शिक्षक की तरफ देख रही थी। तो शिक्षक की नजर उन बच्चों से उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, अचानक किस तरह से सब दे रहे हैं। तो उसमें से एक बच्ची जो मीनाक्षी नाम की थी, कन्नड़ भाषी, उसने कहा कि क्या हम चंपू की तरह, चंपू जो कर्नाटक के ज्ञानपीठ साहित्यकार है, तो क्या चंपू की तरह प्रेमचंद जी के आवास को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सकते? क्या हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते? ये एक कन्नड़ भाषी छात्रा का प्रश्न, और उस प्रश्न के समर्थन में पूरी कक्षा खड़ी हुई। 2000 उस कक्षाओं ने उसी समय ये तय किया कि हमें कुछ करना है, और क्या करना है, तो एक हस्ताक्षर अभियान चलाना है, जिसमें अधिक से अधिक लोग हस्ताक्षर देने हैं और को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पहुंचाना है। उन बच्चियों ने एक ही दिन में अपने कॉलेज के 2200 बच्चियों और शिक्षकों के हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद के आवास राष्ट्रीय स्मारक बनाने के समर्थन में जुटा। एक दिन में जब बच्चों ने 2200 हस्ताक्षर जुटा लिए, तो इस बच्चों के इस प्रयास से उस विद्यालय के शिक्षक प्रेरित हुए। उन्होंने इस अभियान को अपना अभियान बना लिया। अगले दिन स्कूल की, कॉलेज की असेंबली में यह घोषणा हुई कि यह विद्यालय एक मुंशी प्रेमचंद जी के अभियान को लेकर चलेगा और उसके लिए काम करेगा। इसके बाद कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय, जो 11 विश्वविद्यालय है, सारे 11 विश्वविद्यालय के हिंदी शिक्षक, उनसे जुड़े महाविद्यालयों के हिंदी शिक्षक, विद्यार्थी सब एक हुए और पूरे कर्नाटक में साल भर तक हस्ताक्षर अभियान चला, जो ऐसे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में जो हिंदी पढ़ते हैं कर्नाटक में रहते हुए, या हिंदी लिखते हैं, हिंदी के लिए काम करते हैं। 1 लाख हस्ताक्षर एक साल में प्रोफेसर यादव और उसको देखकर वो पूरा बंच हस्ताक्षर का, वो अप्रैल 2006 में लखनऊ आए। मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे,
उनसे मिलना था उनको। वो भी प्रोफेसर साहब पहले 4 दिन तक लगातार सचिवालय जाते रहे, इंतजार करते रहे और लौट के आ जाए। 5वें दिन जब वो गए सचिवालय, तो उन्होंने जिस कार्यालय में जो जहां के लिए मुख्यमंत्री सामने मिले पर उस कार्यालय में जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके ऊपर बहुत नाराज हो गए कि मैं कर्नाटक से आके 5 मिनट मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और 5 दिन आज हो गया, आप लोग मुलाकात नहीं करा पा रहे। ये लीजिए सारा बच, ये मुंशी जी के लिए हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान किया था, ये पूरे हस्ताक्षर 1 लाख है, आप लोगों को उचित लगे तो आप बात आगे बढ़ाइएगा वरना भूल जाइए। ये कह के वो बंच वहां कार्यालय लौट गए। पहुंचे थे, पीए का फोन उनके पास गया और उन्होंने कहा कि यादव से तो बातचीत हुई, और उस बैठक में विनय यादव जी को भी बुलाया गया बेंगलुरु। इस प्रकरण पूरे प्रकरण मुझे नहीं लगता कि बनारस का या लमही का कोई वासी और एक प्रेम था कन्नड़भाषी छात्राओं का हिंदी जो ये उदाहरण है, तो ये सिद्ध करता है कहने के लिए कुछ भी हम लोग कहते हैं, भारत एक है साहित्यिक दृष्टि से। दक्षिण के साहित्यकार उत्तर में, उत्तर के साहित्यकार दक्षिण में जाते हैं, समझे जाते हैं, माने जाते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी के ये एक धारणा रही है कि दक्षिण में हिंदी का सम्मान, उत्तर में योगदान नहीं है। इस धारा को, इस को बनाए रखने के लिए उन अध्यापकों ने एक और फैसला किया है। कर्नाटक में 9 ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार है, उनकी साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद वे मुंशी प्रेमचंद के स्मारक पुस्तकालय में भेजते। ऐसा क्षेत्र है जो अब तक जिस पर से और अगर उठा भी होगा तो कुछ गिनती के लोगों को मालूम था। इसका जो ये सीरीज मैंने 5-6 दिन में लिखी, इसका सबसे बढ़िया, सबसे एक जो मुझे पसंद करने वाला एक जो परिणाम सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि आज की तारीख में के कई साहित्यकारों, हिंदी के शिक्षकों ने ये पहल की है, कहा इतना बड़ा स्मारक तो हमें बना के दे देगी, स्मारक बनने के बाद उसका संचालन और उसकी देख रेख की क्या व्यवस्था होगी, क्या वो भी सरकार का ही जिम्मा होगा? हम हिंदी वालों का कोई उनके प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, सारा दायित्व तो हम सरकार से ही पूरा कराएंगे। इस प्रश्न पर काशी के कुछ साहित्यकारों ने ये तय किया है कि एक ऐसा कोष बनाया जाना चाहिए, जन कोष, कुछ दान करे और उस कोष में जमा हो और उस जनता ने करके दिखा। हाँ, कई साहित्य स्मारक बने, को स्मारक बनाया गया है जिसमें जनता का आर्थिक सहयोग ज्यादा रहा है, सरकार सिर्फ एक मीडिएटर की भूमिका में वहां खड़ी रही। तो इस तरह की पहल अब काशी से ही है। मुंशी जी की 141वीं जयंती पर काशी के उन्हें यह उपहार देने के लिए बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक सरकार बना के दे देगी और उसका संचालन हम हिंदी वाले अपनी जेब से। मैं आपसे करना चाहूंगा आपकी विचार है, तो ये पहल कैसी, क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? जी अरविंद जी, आपने जो बातें रखी उससे एक बहुत अजीब सा दर्द उभरता है और इस पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने और दूसरे लोगों ने भी बहुत लिखा है। ये अमृत राय जी का बड़प्पन है कि उन्होंने बहुत 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 पहले अपना वो मकान
प्रेमचंद की स्मृति के लिए देश को समर्पित कर दिया, लेकिन देश उसका उपयोग नहीं कर सका। हम सब लोगों के पास ऐसे बहुत संस्मरण हैं। जब गए तो जहां प्रेमचंद की प्रतिमा लगी है उसमें अनाज की गांठें रखी हुई थी, फसलों की गांठें रखी थी। वो खलियान का काम कर रहा था और मकान की क्या दशा थी वो सब मैं नहीं बयान करूंगा। सार रूप में ये चीज ये बताती है कि खास तौर पर बनारस, पूरे उत्तर प्रदेश और आमतौर पर पूरे हिंदी समाज में अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने साहित्यकारों के प्रति सम्मान नहीं है। और जो सम्मान है वह शब्दों में है, फूल मालाओं में है, दिखावे में है। ये हिंदी समाज साहित्य का, साहित्यकारों का और अपनी संस्कृति का और अपनी भाषा का सम्मान करना नहीं जानता। कोश अगर जुट भी जाए तो अक्ल कहां से आएगी? तो एक अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। आप तमाम प्रदेशों में घूम जाइए, कहीं भी आपको ऐसी नेताओं की मूर्तियां नहीं मिलेगी कि जिनके पीछे एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जिस पर राजनेताओं को चढ़कर फूल माला चढ़ाने में सुविधा हो। बंगाल में एक से एक बड़ी और ऊंची प्रतिमाएं हैं, सुभाष चंद्र बोस की, राजा राम मोहन राय की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, लेकिन वहां नीचे से फूल उछाल दिया जाता है। उसके ऊपर कोई ढांचा खड़ा करके कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई उस पर चढ़ के उनके सिर पर माला पहनाने नहीं जाता। ये यही होता है। तो एक सामान्य सोच कि आप जूता चप्पल पहने हुए बाकायदा उस ढांचे पर चढ़ते हैं, माला पहनाते हैं, फोटो खींचता है और कोई ये सवाल नहीं उठाता कि यह सौंदर्य बोध की दृष्टि से, सांस्कृतिक बोध की दृष्टि से यह अनुचित है। किसी देश में ऐसा नहीं होता, किसी देश में ऐसा नहीं होता। तो संस्कृति का नाम लिया जाता है, लेकिन ये बड़े दर्द की बात है कि हम अपने बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं जानते, उनकी ढंग की प्रतिमाएं नहीं बनाना जानते। और जयशंकर प्रसाद जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि हैं हिंदी के, उनकी कोई भी भव्य प्रतिमा काशी में नहीं है। प्रेमचंद के बगल में कुछ एक और साहित्यकारों की हैं प्रतिमाएं, लेकिन आप सोच लीजिए कि प्रसाद का वहां होना चाहिए या किसका होना चाहिए। खैर, उस सब पर मैं नहीं जानूंगा। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का संग्रहालय कैसा हो, यह सीखना हो तो मंत्री और अधिकारी विदेश यात्राएं बहुत करते हैं। वे जाके देखाएं कि तोल्स्टॉय का कितना बड़ा और कैसा भव्य संग्रहालय रूस ने बनाया है। उनकी पांडुलिपियां, उनकी डायरियां, किन किन पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, उन पर लिए हुए नोट्स, सब के सब सुरक्षित है। प्रेमचंद का संग्रहालय कैसा होना चाहिए? प्रेमचंद के संग्रहालय में प्रेमचंद की पांडुलिपियां, हिंदी की और उर्दू की, उनके सभी संस्करण, उनके विरोध में और उनके समर्थन में लिखी हुई तमाम पुरानी रचनाएं, भारत भर के भाषाओं में उनके अनुवाद और सारे संसार में उनके साहित्य के जो अनुवाद हुए हैं और उन पर जो कार्य हुआ है, वह सब क्या प्रेमचंद के संग्रहालय या पुस्तकालय में कुछ वहां ढांचे बन गए हैं, कुछ मकान बन गए हैं, बिल्डिंग्स। हम लोग तो गए तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन मकान बहुत आलीशान बन गए हैं, ठीक ठाक है, दिखता है सब बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर क्या है? फर्नीचर है। पुस्तकालय जो वाकई प्रेमचंद के सम्मान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह यह कि भारत भर का, पहले तो हिंदी समाज का,
फिर भारत की तमाम भाषाओं से और विदेशों से भी अगर कोई अध्येता आते हैं, शोध करने वाले आते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था हो और एक ऐसा पुस्तकालय हो जिसमें ये सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से रखी गई हों, उनके रखरखाव की पूरी व्यवस्था हो। एक जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, शोध संस्थान कई ठो बनारस में खड़े हैं, बिल्डिंगें भी खड़ी हो गई हैं, लेकिन उनमें मोटी मोटी दीवारें हैं, खूब मजबूत दरवाजे हैं, ताले भी हैं, बस उसके भीतर जो होना चाहिए वही नहीं। सब होता है, शोध ही बस नहीं होता। और जो सामग्री हमारे पूर्वजों ने इकट्ठी की, बड़े श्रम से खड़ा किया जिन संस्थाओं को, उनकी भी क्या दशा है ये सारा भारत जानता है, नागरिक प्राणी सभा का और सबका। तो सारे भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य की दृष्टि में सम्मान के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हिंदी समाज में हुए, पुराने लोगों का भी कहना था और हम लोगों को भी ऐसा समझ में आता है, और कुछ लोग तो जो दुनिया के देशों में जाके देख आए हैं, उन लोगों का यही मानना है कि उसकी तुलना में बनारस के बड़े बड़े साहित्यकारों में से किसी एक पर भी न ढंग का संग्रहालय है और न कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उस पर बातें हुई हैं, फूल मालाएं खूब चढ़ी हैं, लेकिन काम जिस ढंग का होना चाहिए वह नहीं हुआ है। बिल्डिंगें बनी है, ये मैं मानता हूं, बड़े बड़े मंत्री वगैरह भी आए हैं। प्रेमचंद की 100वीं 150वीं पर सरकार ने पैसा रिलीज किया, खूब खर्चा भी हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ है। अधिकारी लोगों की उस समय की व्यस्तता देखने में भी आती है, लेकिन मैं मानता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं पुनर्विचार करने को एकदम प्रस्तुत हूं, क्योंकि कुल मिला जुला के मैं हिंदी का सेवक हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में हमारे राजनेताओं और अधिकारियों में ऐसी कोई अंतर्दृष्टि का पूरा अभाव है। इससे भी कठोर बात मैं यह कहूंगा कि इसको लेकर उनको कोई चिंता भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है चुनाव, सबसे बड़ी चीज जो सत्ता के इर्द गिर्द होने वाली गतिविधियां हैं वो हैं। लेकिन बंगाल हमारे बगल में है, उससे सीख सकते हैं। रविंद्रनाथ की जयंती पर, विद्यासागर की जयंती पर लंबे समय तक एक एक विद्यालय में कार्यक्रम चलते हैं, निबंध प्रतियोगिता, काव्य आवृत्ति, नाटक, मंच, सब होता है। काव्य आवृत्ति आप उसको अंत्याक्षरी कह सकते हैं। यानी अद्भुत, तमिलनाडु को अपनी संस्कृति पर कैसा अनुराग है। आंध्र प्रदेश हुसैन सागर झील के किनारे किनारे जो तिक्कना, तिम्मना, नन्नया से लेकर श्री कृष्ण देवराया और आप हाल के श्री श्री रायप्रभु सुब्बाराव, गुरजाड़ा अप्पाराव और सीएन रेड्डी जो सबसे बाद में हुए तेलुगु यूनिवर्सिटी के कुलपति, सिनारे जिनको कहते हैं आंध्र में, उन सबकी आवक्ष प्रतिमाएं लगी हुई हैं। क्या गंगा के किनारे किनारे हमारे साहित्यकारों, मनीषियों और पुरुषों की, महापुरुषों की ऐसी प्रतिमाओं की कोई योजना है? लेकिन मैं प्रतिमाओं से अधिक चिंता मेरी पुस्तकालयों की है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। जीवंत पुस्तकालय नष्ट हो रहे हैं और इसकी कोई चिंता करते मैंने किसी राजनेता को तो नहीं सुना, किसी अधिकारी को मैंने नहीं सुना कि वह अकाउंटेबिलिटी महसूस करके जनता को बताए कि कार्मिकल लाइब्रेरी की पुस्तकें अब कहां हैं, गोयनका लाइब्रेरी की स्थिति क्या है। संस्कृत यूनिवर्सिटी तो सरस्वती भवन का या सरस्वती पुस्तकालय का कहना चाहिए कि उसका
विकास कर रही है, उसके लिए बहुत परिश्रम वो कर रहे हैं। ऐसी बहुत मूल्यवान संपदा अभी भी काशी में सुरक्षित है। लेकिन कुल मिला जुला के आज चूंकि संदर्भ प्रेमचंद का है, मैं बड़े दर्द से कहना चाहता हूं, हम अपने विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक वहां हिंदी की पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का मैं संयोजक रहा और दक्षिण भारत और सारे भारत से आए हुए प्रतिभागियों को लेकर एक दिन हम लोग यहाँ घुमाने ले आते थे, भारतेंदु भवन ले जाते थे, वहां गिरीश बाबू स्वागत करते थे। उन लोगों की शराफत की वजह से और सांस्कृतिक रुचि की श्रेष्ठता के कारण बहुत चीजें हैं, उनको देख के लोग बहुत खुश होते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो मकान है वो अपनी जगह है, भी बिका नहीं है, तो उसको भी देख के लोग खुश होते हैं। रत्नाकर जी की भी कोठी जस की तस है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का भवन, द्विवेदी जी का भवन तो बिक गया, जहां विनोद शंकर व्यास थे और बहुत सारे लोग, किनका नाम गिनाएं। लेकिन प्रेमचंद की लमही में पहुंचकर जो उनको क्लेश होता है, आप जिस तरह पहुंचे थे अरविंद जी, जिस श्रद्धा से, जाने कितने लोग उस श्रद्धा से पहुंचे। वो लड़कियां कहती थी सर हम यहाँ आ गए, यहाँ की मिट्टी छू ली यही हमारे लिए बहुत। लेकिन मुझे तो शर्म आती थी कि मैं क्या बताऊं कि यहाँ दिखाने को एक पुस्तकालय नाम की चीज थी, उसमें जब वो गए तो जो दशा थी पुस्तकों की, प्रेमचंद का भी साहित्य वहां पूरा नहीं था। तो कुल मिला जुला के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके लिए आवश्यक सारे संसाधन और वहां लोग रह के काम कर सकें, और एक काबिल आदमी जिसके पास अक्ल हो, सोर्स हो चाहे न हो, लेकिन उसके पास अक्ल होनी चाहिए, साहित्यिक दृष्टि होनी चाहिए, उसमें एक महत्वाकांक्षा हो कि जैसे तोल्स्टोय का संग्रह, ऐसा कोई रविंद्रनाथ। आप शांति निकेतन में चले जाएं, जयंती तो छोड़ दीजिए, आम तौर पर जैसे लोग बाल बच्चों के साथ सारनाथ घूमने जाते हैं, वैसे लोग अपने बाल बच्चों के साथ, जिनको कभी बंगला नहीं पढ़ना, इम्तिहान नहीं देना, ऐसे तमाम गृहस्थ लोग आते हैं शांति निकेतन में, उदयन का दर्शन करते हैं, श्यामली, जिन जिन मकानों में रविंद्रनाथ रहे उन सबका वे दर्शन करते हैं। और क्या संग्रहालय बना है वहां का। रविंद्रनाथ की आवाज उन्होंने सुरक्षित कर रखी है। हम लोग मालवीय जी की आवाज नहीं सुरक्षित कर सके, मालाएं बहुत चढ़ाते हैं। लेकिन मैं बड़े दर्द से यह बात करता हूं, इसीलिए इतनी कठोर बातें कर रहा हूं। हम लोग जब पढ़ने आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो हर 5 सितंबर को महामना की आवाज सुनने को मिलती थी। वो और राधा कृष्णन ये दोनों बात कर रहे हैं, वो आवाज हम सुरक्षित नहीं रख पाए। जहां बाकायदा इंजीनियरिंग का इतना बड़ा संस्थान है, वह नहीं सुरक्षित रख पाया। और शांति निकेतन ने, टेक्नोलॉजी आज कितनी डेवलप हो गई है, उन सब का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस आवाज को सुरक्षित रखा। एक ही नाटक के कितने कितने प्रदर्शन वहां होते हैं। तो कुल मिला जुला के ये जो रोना है वो इस बात के लिए है कि समूचे हिंदी समाज में, जो मिश्र जी ने कहा कर्नाटक में ये हो सकता है, प्रेमचंद के लिए 1 लाख हस्ताक्षर जुट सकते हैं, ये हिंदी समाज क्या अपने राजनेताओं पर ऐसा दबाव बना सकता है कि क्या तुम प्रेमचंद से बड़े हो, क्या तुम तुलसीदास से बड़े हो। मैं नाम नहीं लूंगा, बनारस की एक बहुत बड़े ऊंचे खानदान की सुशिक्षित महिला, भद्र महिला, जो इंग्लैंड गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि शेक्सपियर के जीवन पर बहुत कम पता है, लेकिन उन्होंने शेक्सपियर का संग्रहालय जो बनाया, शेक्सपियर के नाटकों का, जो शबनम कह रही थी किरदार की बात, कि हम उस लेखक को किरदार से जानते हैं। हमको लगता है हम लम्हे नहीं गए, लेकिन हम ढेर सारे लोगों को जानते हैं उनकी कहानियों से, उनके उपन्यासों से।
उन्होंने क्या किया, उन किरदार, उनके नाटकों से जो पात्र हैं, उन्हीं पात्रों से उन्होंने बाकायदा उसको जीवंत किया मूर्तियों में। ये सजीव कल्पना, ये हम अपने साहित्यकारों के साथ क्या कर सकते हैं। कामायनी की ओपेरा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के निर्देशन में बीएचयू में हुआ था। कामायनी का ओपेरा, उसका रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, अगर कहीं होगा तो देश को पता नहीं है। तो कुल मिला जुला के फिर वही बात कहूंगा कि हिंदी समाज में, खास तौर से हमारे बनारस में, अपने साहित्य और साहित्यकारों के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। और जिन लोगों के हाथ में कुछ करने की ताकत है, जो जिसको कहा जाता है संस्कृत में कि चाहे तो करें, चाहे तो न करें, और चाहे तो न किए को ही कर डालें, सब कुछ कर डालें, कर तुम मकर तुम समर्था, सब कुछ कर सकते हैं। उन लोगों को साहित्य और संस्कृति की चिंता नहीं है। कुल मिला जुला के यह एक बड़ी विडंबना है। इस चर्चा का इस मामले में एक महत्व हो सकता है और सार्थकता हो सकती है अगर यह चेतना जागे कि पूरे हिंदी समाज को इसके लिए जगाया जाए। हमारे मित्र प्रोफेसर सदानंद शाही हिंदी विभाग में प्रेमचंद साहित्य संस्थान के बैनर से अब जैसे कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया में जगह जगह प्रेमचंद को लेकर के हम लोग गए, उनकी कुछ चीजों की पुस्तिकाएं छाप के गए, विद्यार्थियों से मिले। तो ये विद्यार्थी हैं जो कल प्रेमचंद के पाठक होंगे। साहित्य के प्रति बच्चों में रुचि घट रही है, सच्चाई ये है। तो इस रुचि को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रेमचंद को लेकर के, उनकी कहानियों को लेकर के निबंध प्रतियोगिता, कहानी पाठ हो, उनके उपन्यासों पर नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। करबला जैसा नाटक लिखा उन्होंने, और अपने समय में ही वह विवादास्पद हो गया, क्योंकि करबला में उन्होंने हिंदू समाज का भी चित्र किया है, दिखाया है, जो उस पीड़ा और उस नियति में वो भी सहानुभूतिशील हैं। तो लोगों ने सवाल उठाया कि वहां हिंदू कैसे पहुंच गए। तो प्रेमचंद ने इतिहास का हवाला देकर बताया कि उस समय दुनिया, आज जितना लोग दूर हो गए हैं उतनी दुनिया दूर नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने एक कर दिया है, लेकिन दिल दूर दूर हो गए हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो बहुत पुराने जमाने से अरब संसार के और भारत के संबंध थे। उस पर मौलाना महेश प्रसाद जी ने एक लंबा भाषण दिया था, हिंदुस्तानी अकादमी ने उसको छापा भी था, अरब और हिंद के ताल्लुकात। तो प्रेमचंद ने वो हवाला देके बताया, एक नाटक लिखा, एक खास सोच से, आजादी की लड़ाई के समय में जनता की एकता को ध्यान में रख के वह नाटक लिखा। इन नाटकों की जरूरत है, उन्हें खेला जाना चाहिए, ताकि जनता की एकता के सूत्र जो बीच बीच में बिखर बिखर जाते हैं वो जुड़ सके। प्रेमचंद ने अपनी अकेली ताकत से कितनी चीजों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, उनके माध्यम से हम ये जो जोड़ने की संस्कृति है उसको जीवंत कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। प्रेमचंद हमारे अस्त्र हैं, सांस्कृतिक जागरण में वे हमारे अस्त्र हैं, हमारे काम आते हैं। स्त्रियों के प्रति उनमें एक जबरदस्त जो सहानुभूति है वो उनकी रचनाओं में पड़ी। उन सब पर विस्तार से बात करने का यह समय नहीं है, लेकिन कुल मिला जुला के जो लमही की विरासत है, जो प्रेमचंद की विरासत है, जिसको काशी कला कस्तूरी ने इस मंच का चर्चा का विषय बनाया,
उसकी सार्थकता इसी बात में है कि प्रेमचंद को जनता के बीच ले जाया जाए। ये हम कर सकते हैं। इसमें बहुत जेब के पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जज्बे की जरूरत है। साहित्य के प्रति लोगों का इस लगाव को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब शुरू शुरू में लमही हम लोग गए थे 80 के दशक में, तो वहां एक ऐसा आदमी आया हुआ था प्रेमचंद की जयंती पर, जो अधेड़ क्या वृद्ध हो गए थे, 60 के पार के थे। प्रेमचंद की एक कहानी पूरी की पूरी उनको याद थी और उन्होंने हम लोगों को सुनाया था। प्रेमचंद के सरस्वती प्रेस में एक मजदूर काम कर चुका था, वो उस समय जीवित था, उसने अपना संस्मरण सुनाया था। तो बहरहाल समय है, समय के फेर में बहुत सारी चीजें समाप्त भी होती जाती हैं। हम फिर से उन गांवों को लौटा नहीं सकते, उनके लौटाने की हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वो साहित्य में जिंदा हैं। प्रेमचंद हमारे साथ अब भी हैं, और वो हैं तो अपने साहित्य के साथ हैं। इसलिए उस साहित्य को उन बच्चों के बीच ले जाना, प्रेमचंद से जोड़ना, ताकि ये जुड़ाव एक आंदोलन बन जाए, एक संस्कार बन जाए, एक संस्कृति बन जाए, ये जरूरी है। हिंदी के लिए जरूरी है, उर्दू के लिए जरूरी है, पूरे हिंदी समाज के लिए जरूरी है। मैं डॉक्टर शबनम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर ये महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की और हमें इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम। सर, आपने सही कहा कि जिस तरह से बंगाली समाज रविंद्रनाथ टैगोर का, नजरुल इस्लाम का और ऐसे ही अपने राइटर्स के उत्सव मनाते हैं, उनके जन्मदिन को जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ माला फूल से ही नहीं, वाकई में उनके साहित्य को घर घर पहुंचाते हैं। बच्चा बच्चा इनके साहित्य को पढ़ता है, इनकी पूजा करता है। तो जब तक हम अपने साहित्यकारों की पूजा नहीं करेंगे, और उनकी पूजा वही होगी कि हम उनके साहित्य को पढ़ें, उनके साहित्य को घर घर तक पहुंचाएं। और जो हमारा साहित्य है, जो अब बच्चे, आपने सही कहा कि हमारे बच्चे साहित्य से दूर हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमको वही सिखाएगा कि अपने पिता की लाश को दूसरे के हवाले करके पैसे ज्यादा दे करके जलवा दिया जाए। लेकिन जब हम साहित्य के विद्यार्थी होंगे, या हम साहित्य को पढ़ेंगे, तो साहित्य हमें जिंदगी सिखाता है, जीना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, हमको मशीन नहीं बनाता है, हमारे दिल को मशीनी तरह से वो रोकता है। तो उसी तरह से सर, कि मैं जब लमही गई, पिछले साल मैं गई, मैं कभी नहीं लमही गई थी, लेकिन अंदर जैसे कि मैंने कहा कि जैसा मैं सोचती हूँ कि लमही बनारस वालों के लिए, हमारे लिए, साहित्यकारों के लिए, हम बनारस वालों की बात नहीं करते हैं, बल्कि तमाम अदबी दुनिया की बात करते हैं, तमाम साहित्यकारों की बात, साहित्यिक दुनिया की बात करते हैं कि हम साहित्यिक लोगों के लिए प्रेमचंद का घर काबा है, वो काशी और काबा है हमारे लिए, उतना दायरा जो है हमारे लिए। तो हम जब तक उसको काबे की नजर से नहीं देखेंगे, जब तक हम उसके काशी की अमुक चीज की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक वो चीज हमारे में पैदा नहीं होगी। हम प्रेमचंद के लिए सिर्फ बातें करेंगे, और वाकई में अंदर से तकलीफ होती है। मैं बहुत दिनों से लोगों से कहती रही कि मुझे लमही जाना है, मुझे लमही जाना है, कोई साथ चलो, कोई साथ चलो। खैर, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी आप जानते ही हैं, उनसे कहा कि मासी मुझे लमही जाना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत नाटकों में मैंने संगीत दिया है, वहां पर हम लोग रात रात भर बैठते थे, 2-2 3-3 दिन वहां पे हम लोग जाते थे और इस तरह के प्रोग्राम होते थे। हमने कहा मासी मैं नहीं गई हूँ और मुझे जाना है, क्योंकि मुझे अंदर से खिंचाव होता है लमही के लिए। तो खैर उनके साथ मैं गई, और वहां पर जाकर जैसा आप बयान कर रही हैं कि वाकई में मुझे बहुत अफसोस हुआ। बड़ा सा गेट तो मेन रोड पर देखा, अच्छा प्रेमचंद जी का, उस गेट से खुशी नहीं हुई, लेकिन प्रेमचंद जी का नाम देखकर उस पर खुशी हुई। हाँ, अब आ गए प्रेमचंद जी की जगह पे। लेकिन बहुत अच्छी पिच रोड, इसलिए पिच रोड कि हमारे नेताओं को आसानी से वहां तक पहुंच सके।
इसलिए पिच रोड है। तो उस पिच रोड को देखकर बहुत खुशी तो मुझे नहीं हुई, क्योंकि मैं प्रेमचंद के गांव को जानना चाहती थी और वो गांव नहीं नजर आया। वहां पे एक बहुत अच्छी कॉलोनी थी, वो जो उनका तालाब था, तालाब भी अब नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से भी अगर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उस तरह का तालाब को वैसे ही रहने दिया जाए, उसमें पानी नजर आए, बिल्कुल उसमें बतखें तैरती बिल्कुल हुई नजर आए जी। बिल्कुल। तो इस तरह के फिर जब मैंने, और उन्हीं के दीवार के जो संग्रहालय है, संग्रहालय से ही सटकर दुकानें खुली हुई थी जो उस संग्रहालय की शोभा को भी कम कर रहे थे। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है मुझे ऐसा लम्हा चाहिए जिसमें प्रेमचंद के किरदार जीवंत नजर आए, जिसमें प्रेमचंद नजर आए, उसको सरकार गोद लेकर के उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो एक अच्छी खासी महंगी कॉलोनी डेवलप हो रही है, वो कॉलोनी न डेवलप हो बल्कि वो गांव दिखे, क्योंकि लोग उस गांव को देखना चाहते हैं, उस जगह को देखना चाहते हैं, उस ईदगाह को देखना चाहते हैं, धन्य और जैसों बिल्कुल के घर को देखना चाहते हैं, उस कफन के किरदार को देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए। और जब मैं उस संग्रहालय के अंदर गई तब तो मैंने देखा कि आंख से आंसू गिर गए कि संग्रहालय में किताबें, जैसे जिस तरह से उन्होंने गरीबों और मजबूरों और दुखियारों के लिए लिखा है पूरी जिंदगी, वही दुखियारापन उनके संग्रहालय में था। क्या बात। ये तकलीफ हुई कि वही और शबनम एक दुखियारापन बात, लग नहीं रहा। एक हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ सरकारी तौर पर प्रेमचंद की के उस पर हुआ था, तो उस पर नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी जिसकी पंक्ति है, लम्ही से भागे प्रेमचंद। तो जैसा आप बता रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो वहां बाकी सब कुछ होगा, प्रेमचंद नहीं होंगे। वो प्रेमचंद भाग जाएंगे, एक कॉलोनी होगी उनके नाम पर बहुत बड़ी, मगर प्रेमचंद नहीं होंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, कि वहाँ प्रेमचंद, वाकई में प्रेमचंद की रूह वहां से भाग चुकी होगी। सच आपने कहा, क्योंकि वो फीलिंग के साथ हम लोग जाते हैं, और जब वो फीलिंग उससे टकराती नहीं है उस लम्हे से, तब हम सिर्फ ये कह के चले आते हैं कि हाँ प्रेमचंद के लम्हे में गए थे, क्योंकि वो फीलिंग वहां से टकरा नहीं रही है। तो जिस तरह से वहाँ किताबें रखी हुई थी सर, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जिंदगी भर उन्होंने दुखियारों की कहानी लिखी, आज वही दुखियारापन उनके उसमें था। नहीं लग रहा था कि एक संग्रहालय है। जिस चीज का आपको सर अफसोस है वो कहीं भी नहीं नजर आ रहा था। तो जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हम लोग एक कोष, सारे साहित्यकार मिलकर एक कोष बनाएंगे, और उस कोष के तहत संग्रहालय तो बना देगी सरकार, लेकिन उसकी देख रेख और उसको ढंग से, जो एक संग्रहालय का रूप होना चाहिए, उसको देने के लिए साहित्यकारों की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हर एक को पूरा करना होगा। शायद ये उम्मीद अरविंद जी ने जैसा बताया है कि एक उम्मीद जग रही है कि हाँ वो संग्रहालय हो सके तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा लगेगा। और वाकई में उस संग्रहालय के जो आंगन है उसमें पहुंचकर दिल खींचता है, खिंचाव होता है। लेकिन जब अंदर की चीजें देखिए तो वो दूसरे तरह की तकलीफ शुरू हो जाती है। खैर सर, इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, काशी कला कस्तूरी को दिया, क्योंकि काशी कला कस्तूरी ऐसे साहित्यकारों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे चीजों पर हमेशा चर्चा करती रहती है कि शायद ये बातें किसी के कान तक, उन लोगों के कान तक टकराए जो कुछ करने के लायक हैं। तो इस तरह से सर आप काशी कला कस्तूरी में आए, अरविंद मिश्रा जी ने अपना कीमती वक्त दिया। हालांकि वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे, उनके डिस्कनेक्ट होने की एक वजह ये थी कि वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान अखबार के, फोन आ बार रहे। बार फोन आ रहे हैं, तो उसमें वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे, उनकी आवाज भी कट रही थी। लेकिन वाकई में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने दिल की बात को भी बताया कि इस छोटी उम्र में किस तरह से ललक थी। अब वो जब बड़े बड़े हुए तो साइकिल से किस तरह से एक एक, जैसे वो एक धार्मिक स्थल हो हम लोगों के लिए, कि एक एक जगह रुकते हुए, पैदल देखते हुए और उसको छूते हुए, महसूस करते हुए जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था उनकी बातों को सुनकर। उन्होंने बहुत ही नॉलेजेबल बातें भी की कि किस तरह से स्मारक के लिए कर्नाटक के कन्नड़ भाषी लोगों ने उस पर वाक़ई किया, मेहनत किया, और आज वो स्मारक के लिए काफी कुछ अब हो रहा है और होने जाएगा भी। तो सर मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सर।
इसी के साथ मैं अगले शुक्रिया। कार्यक्रम तक के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने वक्त तक आप सब हमारे साथ बने रहे। सर धन्यवाद। धन्यवाद शबनम, और सभी धन्यवाद। को सभी काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। अगले प्रोग्राम तक नमस्कार। सर उस पर लीव हो जाइएगा, उसमें लीव हो जाइएगा सर। लीव बटन होगा सर, उस पर लीव हो जाइएगा।